दो मेथड प्रिपरेशन के अल्केन्स के हमने पढ़े, हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नॉट CH एंड देन रिडक्शन ऑफ अल्काइल। अब ये तीसरा तरीका है जिसके ऊपर हमने लिखा है डी कार्बोक्सिलेशन, और सिर्फ प्रोसेस का नाम लिखा है, किसका ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। लफ्ज है कार्बो ऑक्सीलेशन। इसका मतलब है किसी कंपाउंड में कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप ऐड कर देना। कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप इज COOH, ये ना जो कार्बोक्सिलिक एसिड में था। तो अगर मैं कहता कार्बो ऑक्सीलेशन तो इसका मतलब COOH ग्रुप किसी कंपाउंड में ऐड कर देना। मैंने लिखा है डी कार्बो ऑक्सीलेशन, उसका अपोजिट। इसका मतलब किसी कंपाउंड में से COOH ग्रुप निकाल देना। तो जिसमें COOH ग्रुप होगा उसी में से निकालूंगा। तो जिन कंपाउंड्स में COOH ग्रुप होता है वो कहलाते हैं कार्बो ऑक्सिलिक एसिड्स। इसलिए ये लिखना एब्सोल्युटली अननेसेसरी है कि डी कार्बो ऑक्सीलेशन ऑफ कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। अंडरस्टूड है, जिनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा उसी में से हम ये, तो इसलिए हेडिंग जरा मुख्तसर होगी, डी कार्बो ऑक्सीलेशन। तो कार्बो ऑक्सिलिक एसिड मेरे पास होगा और मैं क्या करूंगा वो भी नजर आ जाएगा, और उसके नतीजे में अल्कीन बनेगा। इस रिएक्शन के अंदर जैसे मैंने कहा हल्का सा ट्विस्ट आएगा, यानी उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा जैसे पहले दो रिएक्शन। फिर लेट्स सी, जनरल इक्वेशन यहां भी लिखेंगे, जाहिर सी बात है। कोई भी कार्बो ऑक्सिलिक एसिड मेरे पास है, मैं उसे ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। और इसका रिएक्शन मैं करवाऊंगा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड से। तो कुछ ना करके भी जो जरा से समझदार बच्चे हैं जो आज नहीं आए, वो इस इक्वेशन को कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ये तो एसिड बेस रिएक्शन हो गया, सीधी सी बात है। तो ये तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। तो ये डी कार्बो ऑक्सीलेशन जो है ये दो स्टेप्स में है, और उसका पहला स्टेप है सिंपल न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन से एसिड और बेस मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर। तो अब वाटर के लिए जरूरी है कि कार्बोक्सिलिक एसिड से H और बेस का OH मिलकर बनाए वाटर। अब जहां थोड़ी देर पहले H था अब वहां आ जाएगा सोडियम, तो ये सॉल्ट बन जाएगा। सो दिस इज सॉल्ट। तो अगर हमें याद आए तो सोडियम जिस चीज के साथ लगा है वो है RCOO। ये ग्रुप कहलाता था अल्कानोएट, एस्टर में होता था। इस हिसाब से इसका नाम होगा सोडियम अल्कानोएट। इट इज द सॉल्ट ऑफ कार्बो ऑक्सिलिक एसिड, सोडियम अल्कानोएट। ये पहला स्टेप है कि आपने कार्बोक्सिलिक एसिड को न्यूट्रलाइज किया और इसमें कन्वर्ट किया। आपको काम क्या करना है, डी कार्बोक्सिलेशन। मतलब क्या है, COOH ग्रुप को रिमूव करना। उस COOH में से H रिमूव हो गया है, अब रह गया है COO, ठीक है ना। तो दूसरा स्टेप, हम इसलिए इस रिएक्शन को कह तो रहे हैं दो स्टेप, लिखेंगे भी दो स्टेप, लेकिन मान दो स्टेप इसलिए नहीं रहे कि दूसरे स्टेप के लिए भी हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ही रखना है। इसका मतलब टेक्निकली ये रिएक्शन समझाने में काम क्या होगा, काम होगा कि ये पूरी चीज सेपरेट होगी, जो मैं डॉट्स के जरिए शो कर रहा हूं। जरा देखिए तो सही ये क्या बन गया है जो इस तरह से अलग हो रहा है। इसमें दो सोडियम है Na2, एक कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है Na2CO3। This is sodium carbonate. So this sodium carbonate will eliminate it. यहां से R और यहां से H मिलेंगे तो क्या बना, this is alkane.
तो ये दो स्टेप्स हैं जो हमेशा दो ही लिखे जाएंगे, हम मिलाकर इसे नहीं लिखने को प्रेफर करते। अलबत्ता अगर कोई बच्चा इसे प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहा है तो उसके लिए ये एक ही रिएक्शन होगा। उसे क्या करना होगा, 1 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड लेगा और 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड, अंदर होते रहेंगे दोनों रिएक्शन। तो अब फाइनली COOH ग्रुप रिमूव हो गया और हमें अल्केन मिल गया। जनरल गैस, ये जनरल इक्वेशन थी। अब इसकी एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको गड़बड़ का अंदाजा होगा, फिलहाल गड़बड़ का अंदाजा नहीं हो रहा है। आइए देखें क्या है। तो उस कार्बोक्सिलिक एसिड को लेते हैं जिसे हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इथेनॉइक एसिड, जिसे आप कॉमन नेमिंग में कहते हैं एसिटिक एसिड। IUPAC में इथेनॉइक एसिड और कॉमन नेमिंग में एसिटिक एसिड, CH3COOH लिखते हैं अगर हम बॉन्ड शो ना करें तो। वही काम कीजिए जो ऊपर हम जनरल इक्वेशन में शो कर चुके हैं। पहला स्टेप, सोडियम हाइड्रोक्साइड से इसकी न्यूट्रलाइजेशन, जिसके नतीजे में पानी बनेगा और सॉल्ट ऑफ इथेनॉइक एसिड बनेगा, जो इथेनॉइक एसिड के नाम की निस्बत से सोडियम इथानोएट कहलाएगा, और एसिटिक एसिड जो इसका कॉमन नेम है उसकी निस्बत से सोडियम एसीटेट कहलाएगा। और फिर ऊपर से देखा देखी, इस सोडियम इथानोएट से हम सेकेंड मोल ऑफ NaOH का रिएक्शन करवाएंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कैटलिस्ट एंड हीट। तो वही सोडियम कार्बोनेट पूरा अलग होगा, Na2CO3। जब वो अलग हो जाएगा तो इस साइड पर बच रहा है सिर्फ CH3 और वहां बच रहा है H, तो ये बन गया मीथेन। जो गड़बड़ वाली बात अब आपको नजर आएगी वो ये है कि we started with ethanoic acid. Ethanoic acid means जिसमें दो कार्बन है, and you finishes with the formation of methane जिसमें एक कार्बन है। अभी तक हिसाब ये चल रहा था कि रिएक्टेंट में जितने कार्बन होते हैं उतने ही कार्बन वाला अल्केन बनता है। यहां ऐसा नहीं हो रहा, आप दो कार्बन वाला इथेनॉइक एसिड यूज कर रहे हैं और आपको एक कार्बन वाला मीथेन मिल रहा है, क्योंकि वो जो दो कार्बन इथेनॉइक एसिड में से हैं उनमें से जो कार्बन COOH में है वो सोडियम कार्बोनेट बनाने में। इसका मतलब है इस रिएक्शन में याद रखेंगे, आप जितने कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड में यूज करेंगे उसमें से एक कार्बन कम हो जाएगा जो डी कार्बोक्सिलेशन के नतीजे में सोडियम कार्बोनेट में चला जाएगा और बाकी से अल्केन बनेगा। तो इथेनॉइक एसिड से मीथेन बनेगा, प्रोपानॉइक एसिड से एक कार्बन कम कर दें इथेन बनेगा, ब्यूटानॉइक एसिड से प्रोपेन बनेगा। ये बात याद रखनी है। और इस वक्त सामने है आपके, आप देख सकते हैं हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड का जो एक कार्बन है COOH में जो कार्बन है वो सोडियम कार्बोनेट की सूरत में अलहदा हो जाएगा, बाकी जो बचेंगे उनसे अल्केन बनेगा। तो क्या या प्रोपानॉइक एसिड से देखते हैं इथेन बन जाए। तो अब आप प्रोपानॉइक एसिड यहां लिखें, 3 कार्बन वाला प्रोपानॉइक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलाकर पहले न्यूट्रलाइजेशन और फिर नेक्स्ट स्टेप में डी कार्बोक्सिलेशन कंप्लीट करें और देखें इथेन बनेगा। खुद से कोशिश करें जरा।
In the first step where neutralization takes place, आपको जो salt मिलेगा प्रोपेनॉइक एसिड की निस्बत से उसका नाम सोडियम प्रोपानॉएट बनेगा। पिछली वाली एग्जाम्पल का एक फायदा ये था कि उसका कॉमन नेम भी काफी मशहूर है, तो इसलिए हमने उसका भी नाम लिख दिया था। यहाँ जरूरत नहीं, प्रोपानॉइक एसिड ही हमें नाम से चलना है, आईयूपीसी ने। तो सोडियम प्रोपानॉएट बन गया, और उस सोडियम प्रोपानॉएट के लिए अब सेकंड स्टेप, और सोडियम कार्बोनेट एलिमिनेट होगा। प्रोपानॉएट का एक कार्बन उसमें चला गया, पीछे बचेंगे 2 कार्बन के साथ इथेन। तो इथेनॉइक एसिड से मीथेन, प्रोपानॉइक एसिड से इथेन। मैंने आपसे कहा इक्वेशंस एक पढ़ते जाएं अगर हम, तो हमें एक अकेली इक्वेशन में कोई खास परेशानी और मुश्किल नहीं लगेगी। थोड़े दिनों के बाद अगर पढ़ते जाएंगे हम मजे भी आएंगे, वो आसान इक्वेशन है। असल चीज इनके पूछने के उसमें जो चीज बहरहाल उस बच्चे को तकलीफ देती है जिसकी प्रैक्टिस अच्छी ना हो, वो है पहले तो उसे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर बहुत अच्छा आना चाहिए। फिर उसमें एक मुसीबत ये है कि जिन जिन कंपाउंड्स के कॉमन नेम है वो कॉमन नेम से भी पूछ सकते हैं, तो वो सवाल पूछने का अंदाज ऐसा बनाते हैं कि अच्छे खासे बच्चे के लिए ये हिसाब रखना बहुत मुश्किल हो जाता है कि पूछा क्या है, अनटिल एंड अनलेस उसने उस तरह का सवाल किया हुआ। वरना बहुत मुमकिन है कि उसे घर आके पता चले कि जो चीज मुझे आती थी वही पूछी गई थी, लेकिन इस तरह पूछी गई थी कि मुझे पता ही नहीं चला। मसलन ये आपके सामने इक्वेशंस लिखी नहीं है, अब इसके बारे में इम्तिहान में सवाल जो आया था मैं वो लैंग्वेज लिख रहा हूं। क्वेश्चन ये 5 ईयर का है। गिव इक्वेशन व्हेन एसिटिक एसिड is heated with soda lime. अब महज इसलिए कि मैंने इथेनॉइक एसिड के साथ एसिटिक एसिड लिख दिया तो आप लोगों को यही लग रहा है, वरना हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि सोडा लाइम क्या होता है, ये क्या हो गया। ये जो खेल है ना नामों का, यही असल मुसीबत है। आते भी होंगे लेकिन फिर एन मौके पे याद आ जाए ना। अच्छा, अब अगर किसी बच्ची ने सिर्फ ये, इसीलिए मैंने जानबूझ के यहाँ ये नाम लिखा, इथेनॉइक एसिड से याद किया, उसको तो फिर फरिश्ते भी नहीं बता पाएंगे हो क्या रहा है। अभी तो सिर्फ एसिडिक एसिड जाना पहचाना लग रहा है। अब ये लफ्ज सोडा लाइम की स्टोरी सुने क्या है। ये जो एक केमिकल हमने यहाँ यूज किया है कैल्शियम ऑक्साइड, इसका पूरा नाम है क्विक लाइम। लाइम असल में नाम है, क्विक एडजेक्टिव है, इसको हम कहते हैं तेज चूना, इसलिए कि ये जो लाइम के नाम के साथ बहुत सारे केमिकल हैं। CaCO3 वो कहलाता है लाइम स्टोन, चूने का पत्थर। CaOH टेकन ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो कहते हैं लाइम वाटर, चूने का पानी। और फिर अब ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये कहलाता है क्विक लाइम, तेज चूना। तो अब ये है क्विक लाइम, और ये जो NaOH है इसको कहते हैं कास्टिक सोडा। अब टेक्निकली लफ्ज सोडा हर उस कंपाउंड के लिए इस्तेमाल होता है जिसमें सोडियम। कॉमन सोडा सोडियम क्लोराइड, सोडा ऐश सोडियम कार्बोनेट जिसको आपने यूज किया था गिलास बनाने में, बेकिंग सोडा सोडियम बाय कार्बोनेट, खाने का सोडा मीठा सोडा जो आप केक वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं। और अब कास्टिक सोडा, ऐसा सोडा जो कास्टिक टू टच हो यानी जख्म पैदा करता है, हाथ लगाने पे करोसिव है, वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका मतलब कास्टिक एडजेक्टिव है, सोडा नाम हो गया। अगर मैं इन दोनों का मिक्सचर बनाऊं तो हम उसका शॉर्ट नेम बना देते हैं सोडा लाइम। तो अब तब है कि आप एसिडिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ गर्म कर रहे हैं,
अब इसमें है इशारा कि अगर मैं एसिडिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड दोनों के साथ हीट कर रहा हूं तो टेक्निकली सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ वो रिएक्शन कर रहा है और कैल्शियम ऑक्साइड वहां एज ए कैटलिस्ट है। भाई हीट कर रहा हूं, मैंने ये तो नहीं कहा ना कि उससे दोनों से ही रिएक्शन जरूर करेगा, वो दोनों चीजें मौजूद है। तो कैल्शियम ऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट है और सोडियम हाइड्रोक्साइड एज ए रिएक्टेंट। अब जिसने ये रिएक्शन याद किया हुआ है वही क्लिक कर पाएगा कि आपने ये रिएक्शन पूछा है। अब ये रिएक्शन एग्जाम में इस लैंग्वेज के साथ पूछा गया है। ये आपको 5 ईयर में आप खुद देखते तो आप मेरा लोग भी जाकर कौन से पढ़ाई, तो हमने पढ़ा ही नहीं, साबित करना पड़ता मैंने पढ़ा है, ये मैंने इसीलिए बता दिया फौरन। तो ये है धीरे धीरे, शुरू में जाहिर सी बात है जब मैं ये बातें बताता जा रहा हूं हर रिएक्शन के साथ मैंने 5 ईयर की क्वेश्चन कराया आपको, लेकिन 3 है, मैं बिल्कुल भी जल्दी नहीं मचा रहा, इसलिए कि मुझे पता है कि ये पेज शुरू में जितनी स्लो रखे आगे ये सब चीजें खुद ब खुद होती चली जाएंगी। ये एक नहीं 2 रिएक्शन हुआ है, एग्जैक्टली यही रिएक्शन पेज पलटा के किताब में देख लीजिएगा, चैप्टर 9 का बिल्कुल आखिरी टॉपिक एसिडिक यही है, कार्बोक्सिलिक एसिड उसमें मौजूद है। ये रिएक्शन फिर पढ़ेंगे ना भाई, ये किसकी खूबी है कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड का टॉपिक पढ़ेंगे सब तक भूल भाल चुके होंगे, वो सबसे आखिरी है, सबसे पहला है वो सबसे आखिरी है, और वहां फिर पढ़ रहे हैं डी कार्बोक्सिलेशन, फिर मैं याद दिला रहा हूँ ये अल्केन की प्रिपरेशन में पढ़ा था वो ये रिएक्शन। तो ये थोड़ा फायदा भी है, हर रिएक्शन 2-2 दफा आ रहा है, एक दफा एक के रेस्पेक्ट से, एक दफा एक के रेस्पेक्ट से। रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड पढ़ा, अल्कीन प्रिपेयर हो रहा है, जब हम अल्काइल हैलाइड का चैप्टर पढ़ेंगे फिर से पढ़ेंगे वही रिएक्शन दोबारा आ जाएगा। ग्रिग्नॉट रिएजेंट ये चैप्टर 8 में हमारा टॉपिक है, हाइड्रोलिसिस से हमने अल्केन बनाया, वहां ग्रिग्नॉट रिएजेंट का टॉपिक आएगा, दोबारा से ये रिएक्शन पढ़ेंगे। तो ये सब चीजें रिपीट हो रही होंगी, तो हमें आसानी है, जो बच्चे तवज्जो के साथ पढ़ेंगे उन्हें बहुत मौके मिलेंगे एक ही चीज को रिपीट करके बार बार सुनने के, लेकिन जब लापरवाही दिखाएंगे तो फिर तो कोई इलाज नहीं उसका। अब ये हो गया टोटल 3 रिएक्शन, सारी गुफ्तगू के बाद 3 रिएक्शन। ये आपके सामने मीथेन भी बना दिया, इथेन भी, ट्रिक सिर्फ एक है, इसमें और कुछ नहीं है। अब अगर फर्स्ट कर ले हम ब्यूटानोइक एसिड इस्तेमाल करें तो उससे प्रोपेन बन जाएगा, बस इतनी सी बात याद, ठीक है ना। अब आते हैं चौथे, मगर उससे पहले ये 3 जो रिएक्शन है इनकी खास बात ये थी, ये तमाम अल्केन्स को बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं विदाउट एनी एक्सेप्शन। केमिस्ट्री के अंदर एक्सेप्शन ना हो, केमिस्ट्री नहीं लगती। तो ठीक है, होमोलोगस सीरीज में हमने डंके बजा दिए कि सारी होमोलोगस सीरीज एक ही ऐसी केमिकल प्रॉपर्टी, सब अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन जब प्रैक्टिकली पढ़ने बैठते हैं ना एहसास होता है नहीं कहीं कहीं इसमें एक्सेप्शन है, तो अब वो बातें आ गई और बड़ी लॉजिकल एक्सेप्शन होंगे। अभी तक के तीनों रिएक्शंस में कोई एक्सेप्शन नहीं है, जो अल्केन कहेंगे वो इन तीनों तरीकों से बन जाता है। अब जो आखिरी 2 तरीके हैं उनसे भी सारे अल्केन बन जाएंगे सिवाय मीथेन के। ये जो 1 कार्बन वाला मीथेन है मजलूम, ये नहीं बन सकता, और ऐसा जबरदस्त हिसाब है कि मैं बताऊंगा भी नहीं और आपको पता चल जाएगा क्यों नहीं बन सकता, इतनी ऑब्वियस सी बात होगी, ठीक है। तो अब आप याद रखेंगे, अब जो तरीके पढ़ रहे हैं दिस इज फॉर ऑल्सो ऑल अल्केन्स एक्सेप्ट फॉर मीथेन। मीथेन इस तरीके से नहीं बन सकता, देखें कौन सा तरीका है अभी है और क्यों नहीं बन सकता मीथेन। दिस इज नंबर 4, रिडक्शन ऑफ अल्कीन्स। अब तो रिडक्शन का भी मतलब पता है, दिस इज रिएक्शन विद हाइड्रोजन, तो हम इसे कहें हाइड्रोजिनेशन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये तीनों हेडिंग्स हो सकती हैं। मैं कहूं हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन, इसके तो नाम से ही अंदाजा हो रहा है कि अल्कीन में हाइड्रोजन मिला दो। मैं कहूं रिडक्शन, तो हमें याद आएगा रिडक्शन की डेफिनेशन ही है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और मैं कहूं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है ही। तो तीनों बातें यूज कर सकता हूं, और इन तीनों बातों को यूज करने के बाद पता चल गया कि अब जो कुछ भी होने वाला है इसमें हम अल्कीन में हाइड्रोजन ऐड करेंगे। तो जनरल इक्वेशन, अल्कीन की जनरल रिप्रेजेंटेशन हम हमेशा ऐसे बनाते हैं, इट शुड बी अ कंपाउंड वेयर एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन 2 कार्बन्स, और हर कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, अगर वो आपस में 2 बॉन्ड बना ले तो उसके बाद 4 बॉन्ड उनके बचते हैं। अगर हम कभी किसी की नोटेशन में इस तरह से बॉन्ड बनाकर छोड़ दें तो इसका मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये लिया
खाली बॉन्ड जो आपने बनाया है यहाँ या तो सिर्फ हाइड्रोजन आएगा या कार्बन, तीसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं। जहां भी हमने ऐसे छोड़ा इसका मतलब या तो कोई कार्बन आएगा, कार्बन चेन, या सिर्फ हाइड्रोजन आएगा। तो अगर मैं इन चारों जगहों पे हाइड्रोजन लगा दूं तो ये इथीन बन जाएगा, द फर्स्ट मेंबर, ठीक है ना। और अगर इसी तरह कार्बन लगाता जाऊं तो कोई भी अल्कीन बनते जाएंगे। तो हर अल्कीन को हम इस रिप्रेजेंटेशन से शो कर सकते हैं। इसमें कौन ऐड हो रहा है जनाब? हाइड्रोजन। फिर हमें याद आएगा, सर ने कहा था रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड में जब भी ऑर्गेनिक में हाइड्रोजन किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, अगर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं तो यू शुड यूज कैटलिस्ट, निकेल, प्लाटिनम और प्लाटिनम। और अगर नेसेंट हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं तो यू शुड शो हाउ द नेसेंट हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड। ये वेल वी कैन यूज बोथ ऑफ देम, लेकिन जैसा कि हमने पहले तरीके में दोनों को शो करके आपको बता दिया था कि अब हम बार बार दोनों का तस्करा नहीं करेंगे, किसी एक का करेंगे। तो अब यहाँ खास तौर पर जब हम डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन ऐड करते हैं, बड़ा मशहूर रिएक्शन है, तो इसमें मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड करते हैं और कैटलिस्ट यूज करते हैं। ऑप्शन तीनों है, निकेल, प्लाटिनम, प्लाटिनम। लेकिन यहाँ आप तीनों में से कोई भी यूज कर लें, कोई टेंशन नहीं, भूल गए आपने प्लाटिनम भी लिख दिया चलेगा। लेकिन अगर याद रख सकते हैं और याद रखना पड़ेगा तो निकेल खुसूसी तौर पर यहाँ इस्तेमाल होता है और उसकी एक खास शक्ल है, पाउडर फॉर्म में होती है, वो कहलाती है रैनी निकेल। ये इसलिए कह रहा हूँ कि खास तौर पर याद रखें क्योंकि ये लफ्ज हमसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। द टाइप ऑफ निकेल यूज्ड एज कैटलिस्ट फॉर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन इज कॉल्ड रैनी निकेल। तो अब यहाँ इसलिए ऐसे रिएक्शन अभी इतनी दफा आएंगे जिसकी कोई हद नहीं, जिसमें हमें किसी भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड में हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा। तो इजाजत है बिल्कुल, हम इधर प्लाटिनम, प्लाटियम यूज करें तो कोई गलत नहीं कर सकता, लेकिन याद रख लें तो बेहतर है कि यहाँ खास तौर पर निकेल को प्रेफरेंस हासिल यूज करते हैं, वो है एक एक वैलेंसी खाली हो जाएगी, उस खाली वैलेंसी पे एक एक हाइड्रोजन लग जाएगा। तो इसका मतलब है कार्बन के साथ जो 4 बॉन्ड खाली थे वो तो अभी भी हैं, जो कुछ भी लगा हुआ वो लगा रहेगा। ये 2 नए बॉन्ड खाली हुए डबल बॉन्ड टूटने की वजह से, जहां हमने हाइड्रोजन लगा दिया। इफ देयर इज अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन्स इट शुड बी अल्केन। तो अल्केन बन गया फ्रॉम अल्कीन। अब क्या कोई बता सकता है इस तरीके से मीथेन क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि एक कार्बन वाला अल्कीन होता ही नहीं है, तो उससे मैं एक कार्बन वाला अल्कीन कैसे बनाऊं? इसीलिए इक्वेशन में खास तौर पे लिखा हुआ है आपके पास कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए, तभी तो बीच में डबल बॉन्ड आएगा, और उसके नतीजे में जो अल्केन बनेगा उसमें भी कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए। तो इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेप्टेन सब बन जाएंगे, मीथेन नहीं बनेगा। तो अब इसकी एग्जांपल्स भी बहुत आसान होंगी। मैं यूज करूं फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन दैट इज इथीन, हाइड्रोजन ऐड करें निकेल की मौजूदगी में, और थोड़ा हीट भी करना पड़ता है, तकरीबन 150 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड। अगेन टेम्परेचर याद रखें, लेकिन जरूरत नहीं है, सिर्फ हीट का सिंबल बना देगा। एक हाइड्रोजन ऐड, डबल बॉन्ड टूटेगा और दोनों कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन ऐड होगा, ये इथीन से बन गया इथेन। अगर आपके पास होगा प्रोपीन और आप उसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, इट बिकम्स प्रोपेन। एक्सेप्ट फॉर दिस थिंग कि हम इस तरीके से मीथेन नहीं बना सकते, बाकी मामला स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बाकी में हमें जरा भी कोई टेंशन नहीं है, या कोई पिछले वाले रिएक्शन की तरह कोई टेढ़ी मेढ़ी बात नहीं हो रही, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड काम। इथीन से इथेन, प्रोपीन से प्रोपेन, ब्यूटीन से ब्यूटेन, पेंटीन से पेंटेन, सीधा सीधा हिसाब। एवरी अल्कीन कैन बी कन्वर्टेड टू द कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन बाय रिडक्शन। क्योंकि मीथेन में एक कार्बन है और एक कार्बन वाला अल्कीन नहीं हो सकता, सो यू कैन नॉट प्रिपेयर मीथेन फॉर दिस मेथड। मीथेन
cannot be prepared by this method। तो अब रह गया सिर्फ एक तरीका, पांचवा और आखिरी अल्केन बनाने का। चारों तरीके जो आपने पढ़े वो एक तरफ और ये पांचवा तरीका एक तरफ, ये वाला हिसाब है। तो अभी जो पांचवा तरीका है इसकी हाईलाइट ये हो गई कि मीथेन इससे भी नहीं बन सकता। फिर वही बात है, रिएक्शन देखते ही आपको समझ में आ जाएगा क्यों। बाकी सब अल्केन बन सकते हैं और इसमें कुछ ऐसी ट्रिक इन्वॉल्व है, कुछ ऐसी अकल लगाएंगे हम कि इस तरीके की कीमत ज्यादा है नंबर के लिहाज से। आप लकी लोग नहीं हैं, होते तो क्या बात थी। 91 में पहली दफा मेरे ख्याल में पेपर बना था और उस पेपर में ये पर्टिकुलर रिएक्शन का सवाल आया था 8 नंबर का। सोचें आप, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, हुआ किसी से नहीं था। ठीक ठाक परेशानी, क्योंकि पहले किताब पेपर था तो ये अंदाजा नहीं था क्या चाह रहे हैं। बाहर हो गया होगा, बहुत सारे अच्छे बच्चे भी होते हैं, ये बड़ी परेशानी वाला सवाल था। तो उसके बाद से वो सवाल मेरा ख्याल में कोई 8-10 दफा आया होगा और फिर हर तरह से आया। उसमें 4 इक्वेशंस पूछी गई थी, 2-2 नंबर की 4 थी, इसलिए 8 हो गई। उसके बाद उसी क्वेश्चन को उन्होंने इक्वेशन कम करके भी पूछा है, तो वो 4 मार्क्स की भी आई है, वो 2 मार्क्स का भी आया है, वो 1 नंबर भी हो गया। बेचारे इतना हमने उसको डिग्रेड भी किया है। तो अभी हमारी किस्मत, अब क्या हमारे लिए क्या बचा। लेकिन ये रिएक्शन में अकल इस्तेमाल होगी, तो इसलिए ये बाकी रिएक्शन के मुकाबले में अलग है। ये है वुड्स सिंथेसिस। तो वुड सिंथेसिस पांचवा और आखिरी तरीका है अल्केन्स की प्रिपरेशन का। यहाँ से हम इसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह।